अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। तो चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। बुक अगर आप अपने पास रख लें सॉफ्ट में या हार्ड में, जिस तरह आपको पढ़ी हो, तो वो ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि कोशिश मैं करूँगा कि ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं आपको हिंट दे दूंगा, वो आपने खुद ही कर लेने हैं। क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा फॉर द फंक्शन जी एफ एक्स ग्राफ उन्होंने हमें दिया हुआ है, उसकी लिमिट्स बतानी है। ग्राफ जो हमारे पास है कुछ इस तरह का है। इस पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, ग्राफ वगैरह मेरे से इतना अच्छा बनता नहीं है। चलो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 1, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू जी एफ एक्स। अच्छा, इनके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है ना कि आपको ग्राफ की समझ होनी चाहिए, यानी आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, प्लॉट वगैरह कैसे करते हैं। अगर वो आपको नहीं आता तो इसकी आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी। कोशिश करूँगा मैं आपको साथ साथ थोड़ा बहुत इसका बताता रहूँ, लेकिन अगर आपको नहीं आते ग्राफ बिल्कुल ही, तो उसके लिए ग्राफ वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो लाजमी देखना। अब इसमें ये जो पहला पॉइंट है हमारे पास, ए जो उसने कहा है हमें कि लिमिट x इक्वल्स टू 1 जी एफ एक्स फाइंड करें। अब लिमिट x इज इक्वल टू 1 जी एफ एक्स पे अगर हम देखें, ये 1 पॉइंट है, यानी x 1 है, उस पर हमने जी एफ एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या आ रही है। तो अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 1, ये x एक्सिस है, और ये हमारे पास जो ग्राफ बनता है जी एफ एक्स के हिसाब से, यानी जिसे हम y भी कह रहे हैं, y पॉइंट। तो जब x की जगह हम कोई भी फंक्शन जो भी उन्होंने हमें दिया हुआ है उसमें जब 1 पुट करते हैं, तो ग्राफ के हिसाब से हमारे पास इस 1 पे ये 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो 2 वैल्यूज का मतलब ये होता है कि एक सिंगल इनपुट पे हमें एक सिंगल आउटपुट ही मिलनी चाहिए। अगर 2 आउटपुट्स मिलती हैं तो ग्राफ क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू हमें नहीं मिलती। और दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट का ये होता है कि किसी पॉइंट पे हमारे पास अनडिफाइंड होता है इनपुट, यानी हम पुट करते हैं लेकिन आउटपुट अनडिफाइंड होती है। तो जो हमारे पास ए पार्ट का आंसर है वो डी एन ई, यानी डज नॉट एग्जिस्ट है। इसी तरह बी पार्ट की तरफ आ जाते हैं कि x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो जी एफ एक्स क्या देगा। अगर ग्राफ में आप देखें तो जब x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो जी एफ एक्स की हमारे पास, यानी ये पॉइंट वो 1 आ रहा है, तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह सी पॉइंट पे आ जाए, अब x की जगह 3 पुट कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट हमारे पास देखें यहाँ पे आ रहा है x 3 है लेकिन y 0 है, तो x की जगह पे 3 पुट करेंगे, यानी जी एफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, 0। वही हमारे पास ये सी का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का मैं ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सेम उसी तरह एक ग्राफ दिया हुआ है, और सबसे पहले ए पॉइंट में उन्होंने हमें कहा है कि लिमिट जो है वो टी अप्रोचेस में, पिछले क्वेश्चन में x था और इस क्वेश्चन में हमें t दे दिया है, सारे वेरिएबल्स चेंज कर दिए हैं, और ये एफ ऑफ टी हो गया, यानी y इक्वल अब एफ ऑफ टी है, और s से इंडिकेट किया हुआ है, s से कर लें या y से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या पहले ए पॉइंट में वो कह रहा है कि लिमिट जब t अप्रोचेस टू -2 है तब हमारे पास क्या वैल्यू है, जब t -2 पे अप्रोच कर रही है तो हमारे पास y एफ ऑफ टी 0 है। और b की बात करें, इसी तरह t अप्रोचेस टू -1, जब t हमारे पास -1 पे अप्रोच कर रही है तब हमारे पास ये यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, वो -1 ही है। इसी तरह आप सी पॉइंट पे आ जाए, सी पॉइंट पे जब हम आएंगे, यानी t जब 0 है
जब 0 पुट करेंगे ना तो दो आउटपुट्स आ रही हैं, एक 1 आ रही है और एक -1। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट सेम जब t पुट करेंगे 0, एक पॉइंट ये आ रहा है और एक उसी वर्टिकली दूसरा पॉइंट ये आ रहा है। तो ये हमारे पास C पॉइंट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दो उस पे आउटपुट्स आ रही हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में सेम हमें ग्राफ दिया हुआ है उन्होंने। यहाँ इस ग्राफ को देखने पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया है कि ये x इक्वल टू हमारे पास जो है x इज इक्वल टू 0 पे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पे हमारे पास जब x इज इक्वल टू 0 है तब हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि सिंगल एक ही पॉइंट आ रहा है। इसी तरह x इज इक्वल टू 0 पे क्या 0 आ रहा है, b पॉइंट जो इसका हमारे पास दिया हुआ है। बुक इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने पास रखें क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको बताता जाऊँगा। जब b पॉइंट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे f ऑफ x इक्वल टू क्या 0 आता है हमारे पास। तो ग्राफ के मतलब जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y भी हमारे पास 0 ही आएगा। इसके बाद c पॉइंट है क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे f ऑफ x 1 आएगा। f ऑफ x ये इसका आंसर जो है फॉल्स आएगा, पहले दो का ट्रू है क्योंकि जब x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो f ऑफ x वो भी हमारे पास 0 ही आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। इसी तरह अब हम आगे बात करते हैं x इज इक्वल टू 1 पे क्या f ऑफ x 1 आ रहा है, नहीं। d जो पॉइंट है उसका भी फॉल्स आएगा, 1 नहीं आ रहा। x की जब आप 1 पुट कर रहे हैं तो y यहाँ पे हमारे पास 1 यहाँ पे बनता है, यानी पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, वो यहीं पे आ रहा है। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे x 1 है, y क्या हमारे पास 0 है। इसका आंसर फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो आउटपुट्स आ जाती हैं। तो ये इसके बाद लास्ट जो f पॉइंट है, f पॉइंट में कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट, यानी x नोट कोई भी नंबर हो सकता है, उस पे एग्जिस्ट कर रही है -1 और 1 तक। अब एफ ऑफ एक्स ने यहाँ पे दो फंक्शन दिए हमें, एक तो ये फंक्शन कंसिडर कर लें, एक ये फंक्शन कंसिडर कर लें। जो एफ वाला पॉइंट है उसके लिए ना हमें ये चीज़ लेनी पड़ेगी, सिर्फ यही वाला फंक्शन -1 से 1 तक हमारे पास एफ ऑफ एक्स पे तमाम पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसको इससे आगे ये वाला फंक्शन इंक्लूड कर लेते हैं तब हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ है। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे क्या एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है। x ये हमारे पास x है और ये एफ ऑफ एक्स है यानी y। तो जब x हमारे पास 2 था तो हमारे पास सिंगल पॉइंट आ रहा है, तो इसका आंसर ट्रू होगा, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। और क्या x अप्रोचेस टू 2 पे हमारे पास 2 आता है, तो इसका आंसर गलत होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इसने पॉइंट दिया हुआ है ग्राफ में वो x अप्रोचेस टू जब 2 है तो वो आया यानी f ऑफ x वो 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास फॉल्स है, b का आंसर। इसी तरह c पॉइंट में वो कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट कर रही है। कि लिमिट जब x अप्रोचेस टू 1 होगा तो एक पॉइंट तो ये 0 आ रहा है और एक -2 आ रहा है, तो दो आउटपुट्स आ रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। डी पॉइंट में कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट अगर हो तो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा -1 और 1 के लिए। तो वो जो फंक्शन बनता है ना -1 और 1 के लिए वो ये वाला है और इस पे हमारे पास एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ई पॉइंट में कह रहा है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट हो और एग्जिस्ट करता है 1 और 3 पॉइंट्स के लिए,
तो वो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, तो इस पे हमारे पास एग्जिस्ट करता है, यानी इन दोनों का आंसर ट्रू होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय x मॉड। अब यहाँ पे मॉड x आ गया है। मॉड x का ये होता है कि हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं। एक तो मॉड x को जब हम पॉजिटिव x के अगर इक्वल कंसिडर करते हैं तब हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होता है, और जब हम मॉड x को नेगेटिव x के कंसिडर करते हैं तो हमारे पास x स्मॉलर देन 0 होता है। x ग्रेटर देन 0 जो हम यूज़ करते हैं वो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करते हैं, और जो x स्मॉलर देन 0 है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। जब हम x की जगह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव x लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की जगह x मॉड की जगह नेगेटिव x लेंगे तो x से कट के ये -1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे वैसे यही रीजंस बताए थे कि यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, जो इस ऊपर वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। अगर हम 0 पुट करते हैं इन क्वेश्चन में, वैसे तो हमने इसको सॉल्व कर दिया ना, अगर 0 पुट करते हैं तो 0 डिवाइडेड बाय 0 जो हमारे पास होता है वो लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है और फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय x -1 है। अगर x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास 1 1 - 1 इज इक्वल टू 1 बाय 0। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी है, यानी अनडिफाइंड नंबर है। अनडिफाइंड नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए तो ये कह रहे हैं कि सपोज दैट अ फंक्शन f of x डिफाइंड फॉर ऑल f of x सब रियल नंबर यानी +-1 +-2 इस तरह अप टू सो ऑन, सब रियल नंबर्स पे डिपेंड करता है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू x नॉट, यानी वो कोई भी नंबर ले सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू f x नॉट f of x, इसकी रीज़न बतानी है अपनी उस वर्डिंग में। अगर f of x डिफाइंड हो सब नंबर पे और एक नंबर पे किसी एक पॉइंट पे ना हो तो उस पे हम जो लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट है उसके एग्जिस्टेंस का नहीं बता सकते। उसके लिए प्रॉपर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सारे पॉइंट्स पे चेक करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस पे भी सपोज दैट फंक्शन f of x इज डिफाइंड है -1 और 1 जो पॉइंट उसने दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कि वो कह रहा है कि -1 और 1 के दरमियान जो हमारे पास पॉइंट आते हैं उन पे फंक्शंस एग्जिस्ट करता है। तो क्या आप यानी उस पर डिफाइंड है, तो क्या आप इसकी एग्जिस्टेंस बता सकते हो? ये भी सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन है। इसकी प्रॉपर हम जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करते तब तक हम इसको नहीं बता सकते कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। सेम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी इसी तरह है, उनका भी तब तक हम नहीं बता सकते जब तक प्रॉपर उसको हम सोल्व नहीं करते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है 11 से 20 में हमने करना है ग्राफिंग कैलकुलेटर से, यानी ग्राफ बनाना है और इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल्स x² - 9 डिवाइडेड बाय x + 3। जो ए पार्ट वो कह रहा है हमारे पास ए पार्ट्स में हमने पॉइंट्स पुट करने हैं इस फंक्शन के अंदर -3.1 से -3.001 तक और अप टू सो ऑन, और इसी तरह -2.9 से, यानी अगर हम ये वाला फंक्शन है इसके अंदर वैल्यूज पुट करें x f of x, सबसे पहले -3.1 पुट करेंगे, फिर -3.01, फिर -3.001, फिर -3.0001, यानी अप टू सो ऑन। इसी तरह हम चलते जाएंगे। अप टू सो ऑन तब तक हम चलते जाएंगे जब तक हम उस
स्पेसिफिक पॉइंट तक रीच नहीं कर जाते जिस पे हमने लिमिट की एग्जिस्टेंस का बताना है। और अगर वो आपने अलजेब्रिकली फाइंड करना हो तो वो सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं उसका। तो इसका पार्ट नंबर सी है, वो मैं अलहदा से करा देता हूँ। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी वो पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो ताकि आपको वो जो पॉइंट जिस तक हमने लिमिट को अप्रोच कराना है, ये बेसिकली जो काम कर रहे हैं ना x इज इक्वल टू -3 से -3.01, ये राइट हैंड लिमिट से उस पॉइंट की तरफ आ रहा है। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f of x -2.9 -2.99 -2.999 -2.999 और -2.9999। यानी ये जो x अप्रोच कर रहा है लिमिट का, ये राइट हैंड से उस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी राइट हैंड लिमिट है, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये लेफ्ट हैंड और दोनों अप्रोच करके उस पॉइंट पे आएंगे और वो हमने क्लियर करना है। अगर मैं उसको अलजेब्रिकली सोल्व कर दें तो x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 है। तो 3 का ये 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, x स्क्वायर -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो ऊपर फार्मूला ओपन कर देंगे, x -3 और x प्लस 3 का x प्लस 3 और x प्लस 3 आपस में काट जाएगा, जो पीछे हमारे पास फंक्शन रह जाता है वो x -3 का है। इस पे जब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास 6.1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -6.01 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -6.001 आ जाएगा। ये x की वैल्यू इसमें जब आप पुट करेंगे, यानी जब -3.1 पुट करेंगे तब हमारे पास -6.1 आएगा, और जब -3.01 पुट करेंगे तब ये वैल्यू देगी। इसी तरह अप टू सो ऑन हम पुट करते जाएंगे वैल्यूज, और ये हमारे पास 6.001 आ गया, -6.0001 और -6. और अगर इसके लिए हम वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास -5.9 -5.99 -5.999 -5.9999 और -5.9। अच्छा, इसमें समझने वाली बात ये है कि जब हम लिमिट x अप्रोच कर रहे हैं उस पॉइंट की तरफ, यानी 3 की तरफ, -3 की तरफ, तब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो फंक्शन है ना वो भी उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है जिस पे हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए। यानी अगर हम x की जगह -3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अनडिफाइंड, यानी x इक्वल्स टू -3 पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। तो -3 पे हम x को अप्रोच करा रहे हैं लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। उसी तरह f ऑफ x जो अप्रोच कर रहा है, कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि जब हम -3 पे x को अप्रोच करेंगे तो f ऑफ x हमें क्या वैल्यू देगा। तो जब हमने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो हमारे पास f ऑफ x ये वैल्यूज दे रहा था, और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो हमारे पास ये वैल्यूज दे रहा था। यानी ओवरऑल कंक्लूजन ये थी कि जब हम x अप्रोचेस टू हमारे पास -3 की तरफ आया, तब हमारे पास जो f ऑफ x वो हमारे पास -6 की हमारे पास वैल्यू आई। इसी तरह और सी पॉइंट इसका मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके बता दिया। इसकी जगह अगर हम लिमिट पुट कर दें जो हमारे पास x अप्रोचेस टू -3 है, तो ये x -3, ये -3 और -3, यानी इसका भी आंसर अलजेब्रिकली भी हमने सॉल्व किया तो -6 आ गया, और लिमिट की बेस पे जब हमने सॉल्व किया, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, तब भी हमारे पास -6 ही आया। और ग्राफ में अगर हम देखना चाहें तो ये कहाँ पे लाया करता है,
तो ग्राफ यूँ होता है कि अगर हम x इक्वल टू -3 की बेस पे ग्राफ बनाएं, ग्राफ बेसिकली है ट्रांसलेशनल प्रिंसिपल से मैं बता देता हूँ, -1 -2 -3, तो ये x के साथ -3 है, यानी अगर f(x) -3 हो तो, और अगर आपने ग्राफ बनाना हो तो उस फंक्शन के हिसाब से हम 3 यूनिट डाउन से उसका ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी वैसे। अब यहाँ पे -1 -2 -3 x के 1 2 3, ये x एक्सिस है और ये y है, यानी f(x) है। तो ग्राफ जो हमारे पास है वो यूँ इस तरह बना, जिस और ये जो हमारे पास x अप्रोचेस टू हमारे पास -3 था, तो x -3 को अप्रोच कर रहा था, तो इसी तरह हमारे पास जो फंक्शन उस पर पॉइंट आ रहा था, यहाँ पे वो वैल्यू अनडिफाइंड थी, वो ये पॉइंट था जहाँ पे हमारे पास -6 बनता है। आगे ये नीड से आप अपने पास कर लें, लेकिन आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर हम 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात कर लें, 12 भी सेम इसी तरह का है। f(x) जो हमारे पास है इक्वल्स टू x² -2 और डिवाइडेड बाय x -√2, और ए पार्ट जो है सेम जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट सोल्व किया था, कि एक दफ़ा हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे 1.4 और x 1.4, इसी तरह 1.41, फिर 1.414 अप टू सो ऑन, इसी तरह वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ये राइट हैंड लिमिट से हम सॉल्व कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड के केस में जो हमारे पास उसने वैल्यू बताई है हमें इसकी अगर वैल्यूज हम पुट करते जाएं, इसने अच्छा इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ राइट हैंड लिमिट्स का ही बताया, बाकी लेफ्ट हैंड लिमिट का नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1.4 जब इस वैल्यूज में हम पुट करते हैं तब हमारे पास 2.81421 आ जाता है। इसी तरह कैलकुलेटर की मदद से आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आपके पास आ जाएगी। ये सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको बना दिया। अब ये है कि पॉइंट जब हम हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, सिर्फ राइट हैंड लिमिट से हम चेक करके बता देंगे कि ये कि x जब अप्रोच करेगा उस वैल्यू पे, तब f(x) किस पे अप्रोच करेगा। अगर मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे इसके सी पार्ट को उन्होंने हमें बोला कि मैथमेटिकली सॉल्व करें, x² -2 x -√2, तो x² -2 डिवाइडेड बाई x -√2, x² माइनस, अब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर अंडर से कट जाएगा और वापस ये 2 के बराबर आ जाएगा, तो x -√2 ऊपर फार्मूला ओपन कर देंगे, इस a प्लस बी माइनस बी वाला, ये तो हमारे पास सोल्व होने के बाद जो लिमिट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू वो √2 है, क्योंकि √2 जब हम इस वैल्यू में पुट करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, और कोई भी वैल्यू डिवाइडेड बाय ज़ीरो हो तो वो इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड होती है। तो x अप्रोचेस हम बेसिकली √2 तक अप्रोच करना चाहते हैं राइट हैंड लिमिट की मदद से, और उस पर हमारे पास फंक्शन हमें क्या वैल्यू दे देता था। अगर डायरेक्ट इस फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास वो इन्फिनिटी दे देता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक होगी, x + 2 होगा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तब हमें ये पता चल जाता है कि उस फंक्शन
उस लिमिट को उस फंक्शन पे वैल्यू देनी कौन सी चाहिए थी। जैसे अब हम लिमिट पुट करते हैं तो हमें पता चल जाता है √2 प्लस √2, तो ये हमारे पास 2 √2, यानी x की जगह जब हमने √2 पुट करना था हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं आ रही। ये नहीं आ रही किस वजह से, क्योंकि जो फंक्शन था वो ये कह रहा था कि जब वैल्यू ये x√2 पुट करोगे तब हमारा ये अनडिफाइंड होता है। तो इसको जब अब जबरिकली सॉल्व किया था हमें वैसे ही पता चलेगा कि इस पे वैल्यू ये आनी चाहिए थी, लेकिन ये आ रही नहीं है। तो इसके लिए हमने ये अप्रोक्सीमेशन इसकी फाइंड की राइट हैंड साइड। और इस क्वेश्चन में इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम इसी तरह है। इसका मैं ये वाला पोर्शन नहीं करा रहा, अप्रोक्सीमेशन वाला। इसने दो वैल्यूज दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 5 और फिर -5.99 अप टू 100 पुट करोगे फंक्शन में तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। वो जो है हमारे पास है लेफ्ट हैंड के लिए, और जो राइट हैंड के लिए वो -6.1 और -6.01 और वो इस तरह दी हुई है। और ये हमारे पास यानी जो वैल्यूज हमारे पास ऐसा समझ लें कम से ज़्यादा की तरफ जाती है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और जो ज़्यादा से कम की तरफ आती है वैल्यू वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट होती है। इसका सिर्फ फंक्शन में अलजेब्रिकली बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, और ग्राफ में उसका इस वाले का मैंने ग्राफ मेंशन नहीं किया। जो हमारे पास फंक्शन आ रहा था वो x प्लस √2 था, यानी x प्लस √2 का मतलब ये है कि वो 1.4 कुछ वैल्यू है। उसका जो ग्राफ है हमारे पास ये कुछ इस तरह बनेगा, 1.4 की वैल्यू से स्टार्ट होगा, और जो वैल्यू हम पुट कर रहे थे फंक्शन में यानी ये तो 1.4 हमारे पास उसका आ रहा है y का, क्योंकि ग्राफ के लिए हमने बनाया है। जो x का 1.4 आता है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम उसका वो पॉइंट फाइंड कर लेंगे। जब x 1.4 पुट किया हमने तब हमारे पास y की क्या वैल्यू आ रही है, तो y की वो वैल्यू 2 √2, वो जो भी बनती है 1.4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको लिए हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ये क्वाड्रेटिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। x स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस 6x माइनस 12। मिड टर्म ब्रेक किया है तो हमारे पास ये x कॉमन ले लें, x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 6 कॉमन ले लें, x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 2 कॉमन ले लें, x प्लस 6 आ जाएगा। यानी इस वैल्यू की जगह हमने x माइनस 2 और x प्लस 6 पुट कर देना है। x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और x प्लस 6, ये कट जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब x माइनस 2 तो हम जो हमने वैल्यूज पुट करनी है यानी अप्रोक्सीमेशन वाली लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट से, उससे हमें ये पता चलता है कि जिस पॉइंट पे हम अप्रोच करना चाह रहे हैं x के, वो हमारे पास -6 है। और जब -6 हम पुट करेंगे फंक्शन पे तो वो हमारे पास किस पे अप्रोच करता है, लिमिट x अप्रोचेस टू -6, तो ये 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, 1 डिवाइडेड बाई -6 और -2 -1 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास आता है। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे कि आप इसका आंसर निकाल लें। और ये अलजेब्रिकली भी हमने सॉल्व कर लिया। अगर ग्राफ हम इसका बनाना चाहें
इसका ग्राफ कुछ यूं आता है हमारे पास कि जब हमने x की जगह -1 -2 -3 -4 यानी यहाँ पे सपोज कर लें -6 है, x की जगह -6 पॉइंट पुट किया है, तब हमारे पास जो y की वैल्यू आती है वो यहाँ पे -1/8 आ रही है। ये ग्राफिकली हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 एक काम करता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 13 से ऑलमोस्ट 20 तक क्वेश्चन है जो इसकी वैल्यूज फाइंड करनी, यानी लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, यानी ये वाली वैल्यूज जो हम पुट करते थे x की और f(x) की, वो आपको उन्होंने बताई हुई हैं कि अगर -5.99 है, लेट्स सपोज, या -5.99 -5.999, ये ऐसा करें 5-6 वैल्यूज तक ना। ये तो लेट्स सपोज अगर -5.9 दी हुई थी, कोई और वैल्यू दी हुई तो वो उसके हिसाब से कर लेंगे। जो फंक्शन f(x) आपको दिया होगा उसमें पुट करते जाएं तो आपका आंसर आता जाएगा, वो भी इसमें पुट कर दें। वो सिंपली आप इस तरह सॉल्व कर लें। इस पॉइंट के लिए भी ये बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट थी, और अगर राइट हैंड होगी तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि लेफ्ट हैंड जो होता है वो कम से ज़्यादा की तरफ, और जो राइट हैंड होता है वो ज़्यादा वैल्यू से कम की तरफ। तो -6.1 -6.01 -6.001 -6.0001, इसी तरह x की ये दोनों वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये वाला मेथड सब क्वेश्चन में सेम है, तो मैं आपको मैथमेटिकली जो उसका आता है और जो ग्राफिकली उसका सलूशन है वो मैं आपको साथ साथ बाकी क्वेश्चन का बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्वेश्चन जो हमारे पास है, h(x) उसमें हमें दिया हुआ है x² -2x -3 डिवाइडेड बाय x² -4x + 3। दोनों को हम क्या करते हैं कि इनकी फाइंड कर लेते हैं, मिडटर्म ब्रेक कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। x² -2x -3, इसका हम कर देते हैं x² -x + x -3x -3, x कॉमन ले लें, x + 1 आ जाएगा, -3 कॉमन ले लें, x + 1 आ जाएगा, x + 1 कॉमन ले लें और x -3 रह जाएगा। इसी तरह आप नीचे दूसरे वाले x² -4x + 3 का दे देते हैं हम, -4x + 3, x² -x -3x + 3, x कॉमन लें, x -1 आ जाएगा, -3 कॉमन लें, x -1 आ जाएगा, x -1 कॉमन ले लें तो हमारे पास x -3 आ जाएगा। ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, x + 1 x -3 और x -1 x -3, x -3 से कट जाएगा, x + 1 और x -1 है। जो हमारे पास जो लिमिट है इसकी, उसका हमें कैसे पता चलेगा? उसका हमें पता है अप्रोक्सीमेशन से चलेगा। जब आप अप्रोक्सीमेशन पुट करोगे तो दोनों के दरमियान की जो वैल्यू आ रही होगी वो आपको पता चल जाएगा। वो लिमिट x अप्रोचेस टू इसमें पुट कर दोगे तो f(x) आपको वो आंसर दे देगा। और ग्राफिकली अगर सिंपल कोई कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करके अगर आप इसका ग्राफ बना लो तो आपको पता चल जाएगा कि x जब इस वैल्यू पे अप्रोच किया, यानी जो भी वैल्यू आई, लेट्स सपोज अगर -1 है, जब x अप्रोचेस टू -1 है तब हम आपके पास ये फंक्शन आपको क्या वैल्यू दे रहा है ग्राफ में, वो आप ग्राफिंग कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, f(x) = x² -1 और mod x -1।
अच्छा, मॉड के दो फंक्शन होते हैं, इनके लिए दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग आपको सोल्व करना होगा। एक दफ़ा अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देते हैं लिखते हो और दूसरी दफ़ा नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए सोल्व कर रहा हूँ, यानी मॉड एक्स की जगह पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ। ऊपर फार्मूला ओपन कर देंगे, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, ये एक्स प्लस वन आ जाएगा। और इसी तरह लिमिट इसके साथ लगा देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अगर लेट्स सपोज आपको ये वाली जो लिमिट है उस तरह समझ नहीं आती कि क्या आती है लेफ्ट हैंड अप्रोक्सीमेशन से और राइट हैंड से, तो आप क्या करें कि यहाँ पे फंक्शन में ना डिवाइड में एक्स की जगह पे आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिसको पुट करने पे ना आपके पास फंक्शन में यहाँ पे ज़ीरो आ रहा हो, तो जो वो वैल्यू है ना वही आपकी यहाँ पे एक्स की लिमिट में आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जब मैंने पॉजिटिव फंक्शन लिया है एक्स, तो यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू अगर मैं वन पुट करता हूँ तो ये ज़ीरो बनता है, जो लिमिट आएगी मेरे पास वो वन है। एक्स प्लस वन पुट कर देंगे तो ये हमारे पास वन प्लस वन इक्वल टू टू आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16, बाकी जो इसकी अप्रोक्सीमेशन है वो सिंपल आपने कैलकुलेटर से आप कर लेंगे। जो मेन पॉइंट था और लिमिट वाला वो मैंने आपको बता दिया है। और इसी तरह ग्राफ में चेक करने का भी कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने चेक कर लेना कि एक्स इज इक्वल टू जब वन पुट किया तो ये वाला आंसर ग्राफ में कौन सी जगह पे आ रहा है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। इसमें अगर सिर्फ माइनस वन पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये माइनस वन प्लस वन और डिवाइडेड में माइनस वन और माइनस वन यानी ज़ीरो आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिएगा कि जब x की जगह माइनस वन पुट किया तो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो आपके पास कहाँ पे आ रहा है, तो वो पॉइंट आप अंडरलाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने पॉजिटिव फंक्शन के लिए सोल्व कराया है, और नेगेटिव फंक्शन के लिए क्या होगा कि ये यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स आ जाएगा, तो वो माइनस एक्स के हिसाब से आप सॉल्व करोगे। मैं एक इस तरह का बता देता हूँ, जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 है वो फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये पॉजिटिव के लिए मैंने सॉल्व किया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 मैं नेगेटिव के लिए भी सॉल्व कर देता हूँ। अब मैंने एक्स की मॉड एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिया, माइनस को कॉमन ले लो और ऊपर फार्मूला ओपन कर दो, माइनस कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास एक्स प्लस वन रह गया, एक्स प्लस वन से काट देंगे, ये माइनस वन आ जाएगा, तो इसको हम वन माइनस एक्स लिख देंगे। अब लिमिट का हमें कैसे पता चलेगा, लिमिट यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करें तो फंक्शन ज़ीरो बनता है। x की जगह पे अगर हम नेगेटिव यानी माइनस वन पुट करें तब हमारे पास फंक्शन ज़ीरो होता है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस वन बन जाएगा, वन माइनस वन ज़ीरो। तो जो लिमिट है हमारे पास वो x अप्रोचेस टू माइनस वन है, वन माइनस एक्स इसमें पुट कर देंगे, वन माइनस इंटू माइनस वन, तो ये वन प्लस वन इक्वल टू टू। अच्छा, मॉड के दोनों केसों में हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस वन पे पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16 उम्मीद है आप लोगों से हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जी ऑफ थीटा इक्वल्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसकी जो अप्रोक्सीमेशन है वो ज़ीरो के इन बिटवीन करनी है। ये मैं बता देता हूँ, ज़ीरो के इन बिटवीन यानी मतलब 1.1 से शुरू हो गया एक्स अप्रोचेस टू, जब राइट हैंड साइड से करेंगे 1.01, 1.001, इसी तरह अप टू सो ऑन। और जब लेफ्ट हैंड साइड की करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा -0.9, -0.99, -0.999। तो इसके लिए ये पॉइंट आप पुट करके कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे।
इसी तरह ऊपर भी किसी क्वेश्चन में अगर सिंगल वैल्यू दी हुई है ए की, तो उसके वैल्यूज़ के अबव एंड बिलो आप जो पॉइंट्स में वैल्यू है उसके लिए आप लेफ्ट हैंड अप्रोक्सीमेशन और राइट हैंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे जो लिमिट अप्रोच कर रही है वो थीटा अप्रोच कर रहे हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो ये तो सिंपल सैंडविच फार्मूले का रूल है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और सेम जो अप्रोक्सीमेशन से हमने सॉल्व किया वो भी हमें यही बता रही है कि वो इक्वल टू जब x 0 पे अप्रोच यानी 1.1 और 0 के यानी 0 पे अप्रोच कर रहा है 1.1 से और माइनस 0.1, तब हमारे पास जो आंसर आता है वो 1, यानी एफ ऑफ एक्स तब 1 पे अप्रोच कर रहा है। इसमें इतना भी मसला नहीं था। 17 और क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। 1 माइनस कोस टी डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, और इस पे जो हमारा वो दी हुई है अप्रोक्सीमेशन वो भी 0 पे फाइंड करनी है, यानी उसकी अप्रोक्सीमेशन के लिए भी यही वैल्यूज यूज होंगी। और जो लिमिट है हमारे पास वो लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 है। 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई टी का अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे। जैसे पार्ट सी इसका अलजेब्रिकली सॉल्व करने का तरीका है। अब क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, लिमिट साथ साथ इसके आएगी, चलो वैसे मैंने नहीं लिखी क्योंकि सॉल्व कर रहा हूँ। 1 माइनस कॉस टी, तो ये हमारे पास हम आइडेंटिटी यूज करते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये 1 माइनस कॉस टी है, 1 माइनस कॉस टी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी बाय 2 के बराबर आ जाएगी। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास है टी का स्क्वायर। अगर हम इसको सैंडविच फार्मूले की फॉर्म में बनाना चाहें यानी सैंडविच थ्योरम की, तब यहाँ पे एंगल में t डिवाइडेड बाई 2 है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में सिर्फ t है। तो हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा कि 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। एक तो इसके साथ ऑलरेडी पहले वाला मौजूद है, और दूसरा जो 2 डिवाइड किया वो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2, ये कट जाएगा। अब साइन स्क्वायर टी बाई 2 और टी स्क्वायर टी बाई 2 है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको होल का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके अंदर लिमिट को अप्लाई कर देंगे, लिमिट के रूल के मुताबिक लिमिट पावर के अंदर भी अप्लाई हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिट अंदर अप्लाई करेंगे तो ये सैंडविच थ्योरम की बदल 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, यानी ये 1 ही आंसर आएगा। सेम अप्रोक्सीमेशन से भी हमें पता चला कि जब हम 0 पे अप्रोच कर रहे थे तब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आया, और अलजेब्रिकली भी जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद ये 1 ही आया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को अलजेब्रिकली सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ आपने एक तो ग्राफ का उसका बता देना है, बाकी अप्रोक्सीमेशन का बता देना है। क्वेश्चन नंबर हम 21 से 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और फंक्शन है 2x। लिमिट सीधी सीधी पुट कर देंगे, 2 पे तो लिमिट पुट होती नहीं है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पे इसलिए नहीं होती क्योंकि 2 कांस्टेंट नंबर है, x पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। 22, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2x, तो ये x की जगह जब 0 पुट करेंगे हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। 23 में हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1/3 है,
3x माइनस 1, लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह पे 1/3 आ जाएगा, माइनस 1, 3 से कट जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा, 23 के बाद 24, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 3 1 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 1/2 आ जाएगा, 25, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 3x और 2x माइनस 1, जिधर जिधर x है उसकी जगह -1 आ जाएगा, यानी 3 -1 और 2 -1 -1, ये -3 हो जाएगा, -2 -1 -3 और -3, और ये हमारे पास +9 इसका आंसर आ जाएगा। 25 के बाद 26, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर 2 -1 ऊपर 3 आएगा, नीचे -2 -1 3 डिवाइडेड बाय -3, तो ये -1 आंसर आ जाएगा। और लिमिट क्वेश्चन नंबर 27, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 x sin x, π/2 और sin π/2, sin π/2 पे 1 होता है तो ये π/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस पाई, x की जगह पे पाई पुट करना है तो cos पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस पाई, cos पाई -1 के बराबर होता है, 1 माइनस पाई आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने फाइंड करना है एवरेज रेट्स ऑफ चेंज, क्वेश्चन नंबर 29 से 34 तक। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। f(x) जो है हमारे पास वो x³ + 1 है, और जो ए पार्ट में हमें उसने वैल्यूज दी हैं वो 2 और 3 हैं। तो ए पार्ट का रेट ऑफ चेंज जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास डेल f डिवाइडेड बाई डेल x, यानी f(x2) कह लें, f(x2) माइनस f(x1) और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। f(x2) का मतलब ये है कि ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है। f(x2) का मतलब है कि x की जगह हमने पहले 3 पुट करना है, वो हमारे पास f(x2) होगा। तो इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ कि f(3) माइनस f(2) डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। तो f(3) जब फाइंड करेंगे, x की जगह पे 3 पुट किया, इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस 1, तो ये हमारे पास 9 + 1 इक्वल टू 10 आ गया। और जब f(2) फाइंड किया हमारे पास ये 2 का क्यूब और ये 27 हो जाएगा, 9 लिख दिया, और 27 + 1 ये हमारे पास 28 हो जाएगा। 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 + 1 ये हमारे पास 9 आ जाएगा। और वैल्यूज अब इसमें पुट कर देंगे, 28 माइनस 9 और 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 28 माइनस 9 ये हमारे पास 19 आ जाएगा। इसी तरह इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं वो -1 और 1 है। तो एक दफ़ा f(1) फाइंड कर लेते हैं। f(1) आएगा 1 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। f(-1) यानी -1 + 1 वो 0 आ जाएगा। -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो -1 ही लिखा है इसमें।
तो ये हम लिख लेते हैं 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, और 3 माइनस 2 नहीं है, 1 माइनस माइनस 1। तो ये हमारे पास 2 माइनस 0 यानी 2 ही आएगा, और 1 माइनस 1 1 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो ये पॉइंट बी का जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो 1 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। जो ए पॉइंट दिए हैं वो हमारे पास है -1 और 1, और जो बी पॉइंट है वो हमारे पास है -2 और 0। जी एफ 1 फाइंड कर लें वो 1 ही आएगा, जी एफ -1 फाइंड कर लें वो भी 1 ही आएगा। तो डेल जी डिवाइडेड बाई डेल एक्स फाइंड कर लें तो हमारे पास ये x2 है और ये x1 है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो नीचे 2 आता है, लेकिन हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ये पार्ट का आंसर था। इसी तरह बी पार्ट के लिए सोल्व करेंगे, एक दफ़ा जी एफ 0 वो 0 ही आएगा, जी एफ -2 ये हमारे पास जी एफ -2 उसके 4 आ जाएगा। डेल जी बाई डेल एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो जी एफ -2, जैसे कि ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, जी एफ x2 माइनस जी एफ x1 और x2 माइनस x1। इसी तरह जी एफ x2 माइनस x1, जी एफ x2 हमारे पास जो है वो ये 0 माइनस जी एफ x1 4 है, और x2 माइनस x1 की बात करें तो ये 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 -4 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए, हमारे पास है एच एफ टी इक्वल टू कॉट टी। जो ए पॉइंट है वो हमारे पास π/4 और 3π/4 है। एच π/3π/4 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास cot 3π/4 cot 3π/4 -1 के बराबर होता है। एच π/4 के लिए सॉल्व करेंगे तो cot π/4 1 के बराबर होते हैं। तो हम इसको डेल एच डिवाइडेड बाई डेल एक्स लिख लेते हैं, -1 और -1 आ जाएगा, और नीचे 3π/4 -π/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर -2, नीचे हमारे पास 2π डिवाइडेड बाई 4 -2 डिवाइडेड बाई π/2, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 -4 डिवाइडेड बाई पाई भी लिख सकते हैं। ये ए पार्ट के लिए इसके लिए सॉल्व किया था, और इसके बी पार्ट के लिए अगर हम सॉल्व करें वो π/6 और π/2 है। सेम इसी तरह आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। 31 के बाद 32 को जी एफ इक्वल टू 2 प्लस कॉस टी। इसका बी पार्ट मैं करा रहा हूँ आपको, ए पार्ट आपने खुद करना है। इसके बी पार्ट के जो पॉइंट है हमारे पास हैं -π और पाई, यानी एक दफ़ा जी एफ पाई के लिए सॉल्व करना है। 2 प्लस कॉस पाई जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो ये 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दूसरा है जी एफ -पाई 2। यहाँ पे एक बात है कि कॉस माइनस पाया जाता है, कॉस डिमॉर्गन थ्योरम के मुताबिक जो होता है नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है। ये 2 प्लस कॉस पाई हो जाएगा, और 2 प्लस कॉस पाई यानी 2 प्लस -1, और ये भी 1 ही आएगा, और इसको लिख लेंगे रेट ऑफ चेंज में। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है r थीटा इज इक्वल टू
4 थीटा प्लस 1 और जो पॉइंट्स हैं वो 0 और 2 है। जब 2 के लिए सॉल्व करेंगे r2 इज इक्वल टू थीटा की जगह 2 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 1 आ जाएगा, अंडर रूट 9 बन जाएगा, उसका आंसर 3 आ जाएगा। और r 0 के लिए सॉल्व करेंगे ये 0 आ जाएगा, अंडर रूट 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज में इसको पुट अप कर देंगे तो कुछ यूँ आ जाएगा 3 माइनस 1 और 2 माइनस 0, तो ये हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 आ जाएगा। 33 के बाद 34 पी ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा क्यूब माइनस 4 थीटा का स्क्वायर प्लस 5 थीटा। जो पॉइंट्स हैं वो 1 और 2 है। पी ऑफ 2 के लिए सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 का क्यूब 8 प्लस ये भी हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 हमारे पास माइनस 16 आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा। 8 माइनस 16 माइनस 8 प्लस 10 आ जाएगा इक्वल टू 2 आ जाएगा। पी एफ 1 के लिए सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही है, प्लस 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इसको रेट ऑफ चेंज में पुट अप करेंगे हम, तो ये 2 माइनस 2 0 ऊपर ही 0 आ जाएगा और नीचे 2 पॉइंट माइनस 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 35, उसमें हमें ग्राफ सा दिया हुआ है, ब्लॉक्स वगैरह बनाए हैं और इस तरह एक ग्राफ सा दिया हुआ है जहाँ पे पॉइंट Q1 Q2 Q3 Q4 और ये पॉइंट P है। यहाँ पे 5 10 15 20 और यहाँ पे 100 200 300 400 500 600 और ये 650 तक पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, एक तो ग्राफ बन गया हमारे पास, बेसिकली वो किसी द अकम्पेनिंग फिगर शोज द टाइम डिस्टेंस ग्राफ है हमारे पास। ये हमारे पास टाइम है t और ये हमारे पास जो है डिस्टेंस है मीटर में। इस टाइम डिस्टेंस ग्राफ का हमने स्लोप फाइंड करनी है। ये पॉइंट P है, PQ1 PQ2 PQ3 यानी स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो हम पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है। ये जो लास्ट पॉइंट है इसको हम इंडिकेट कर देते हैं Q5। अब हम जो एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा, उसको हम डेल P से इंडिकेट कर देते हैं, डेल P बाय डेल T। तो लास्ट पॉइंट से हम Q5 से करेंगे, वो हमारे पास जो वैल्यू है यानी P, हम इसको यूँ लिख देते हैं Q ऑफ 5 माइनस Q ऑफ 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा T को जो हमने इंडिकेट किया हुआ, अगर इसको T ऑफ मैं इसे T1 T2 T3 T4 का अगर नाम दूं तो T4 माइनस T1, इस तरह समझाने के लिए लाजमी नहीं है कि ये T4 ही आपने लिख देना है। रेट ऑफ चेंज Q5 से Q1 का चेंज, तो Q5 पे जो मेरे पास पॉइंट है उस पर जो वैल्यू आ रही है वो 650 है। अगर इस पॉइंट को मैं देखूं, ठीक है, तो ये हमारे पास 650 पे आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें, इस पॉइंट को,
तो ये 20 पे आ रहा है। तो इनका जो चेंज फाइंड करना है वो हमारे पास 650 माइनस, और जो Q1 का पॉइंट है वो 200 से थोड़ा सा ऊपर है, ग्राफ में मुझसे सही बना नहीं, वो 225 डिवाइडेड बाय टाइम का तो क्लियर 20 माइनस लास्ट। अच्छा, हमने यहाँ पे ये किया कि जो हमने क्योंकि Q1 फाइंड करना था ना स्लोप में PQ1, तो PQ1 के लिए हमने जो फाइंड किया वो Q5 से Q2 तक के लिए किया। और इसी तरह हम अगर Q2 फाइंड करना होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि Q5 से Q3 तक करेंगे, और इस तरह लास्ट पॉइंट तक के लिए 650 माइनस 225 ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 42.5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह दूसरे का फाइंड कर लेंगे Q2 के लिए, फिर Q2, तो वो हमारे पास जो वैल्यू देगा वो 650 माइनस 375, यानी पहले Q5 माइनस Q2 किया था, अब Q5 माइनस Q3 करेंगे, फिर Q5 माइनस Q4 करेंगे, 650 माइनस 375। और इस पे जो हमारे पास टाइम आ रहा है, ये जब एग्जैक्ट ग्राफ बनता है ग्राफ पेपर के ऊपर तभी हमें पॉइंट टू पॉइंट डिजिट का पता चलता है। मैनुअली ग्राफ में सही एग्जैक्ट आपको इस तरह जज नहीं हो पाएगा पॉइंट्स का। 650 माइनस 375 और 20 माइनस 14, यानी यहाँ पे डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब जो चेंज फाइंड कर रहे हैं Q5 से Q3 का, वो ये वैल्यू है हमारे पास, और जो टाइम है इनके वो 20 से Q3 का, यानी लेट्स काइंडली ये 14 तक है हमारे पास। तो ये हमने इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लिया। इसी तरह अब हम Q5 से Q4 का करेंगे, और फिर कोई एक और पॉइंट हम कह देते हैं, उसके लिए हम इस दोनों के बीच का Q5 बोल दिया हमने। अगर Q5 को मैं इधर लिख लूँ इसको Q6 के, तो उसके दरमियान का भी कर लेंगे। और बी पॉइंट में जो हमने इसका बताना है कि जो स्पीड इसकी एस्टिमेटेड स्पीड टाइम 20 सेकंड पे, वो हमारे पास कितनी होगी। तो जो एस्टिमेटेड टाइम है 20 सेकंड्स पे, वो हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। अरे ये जो क्वेश्चन ऊपर हमने अप्रोक्सीमेशन निकाली थी, ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि हमने x की वैल्यू को अप्रोच किया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के थ्रू, तो हमारे पास जो स्पीड आई वो फास्ट स्पीड जो है हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 से वो भी सेम ऐसे ही है। ट्राई करें, आपसे हो जाएगा, अगर ना हुआ तो इसका कोई हल निकाल लेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में उन्होंने हमें पॉइंट्स दे दिए। इसमें यह था कि ग्राफ गिवन था, हमने चेंज फाइंड करना था, उसमें उसने पॉइंट्स दे दिए। पॉइंट्स की मदद से पहले ग्राफ बनाना है, फिर उनका चेंज फाइंड करना है। जो ग्राफ हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 37 का, वो कुछ यूं बनता है। नाइन्टी 91 92 93 94, यानी ये ईयर्स हैं जो उसने हमें दिए हुए हैं। और इसी तरह 0 100 और 300, और ये प्रॉफिट है कि किस ईयर में कितना प्रॉफिट हमने उसके चेन के हिसाब से फाइंड करना है। और बी क्वेश्चन में उसने जो हमें बताया है कि वो 92 और 94 के दरमियान हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। 1994 से 1992 पे, तो डेल पी बाय यानी डेल टी, यहाँ पे तो हमारे पास 1994 माइनस 1992 टाइम है ना ईयर्स, तो वो 1994 से 1992, और ग्राफिकली पॉइंट से हम देख लेंगे जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो 174 माइनस 62 का, जो इन दोनों के चेंज का प्रॉफिट है वो 174 माइनस 62
टू का प्रॉफिट है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास $56,000 का $56,000 पर ईयर हमारे पास प्रॉफिट निकल रहा है। इसी तरह इसका बी पॉइंट सी पॉइंट सॉल्व करके ए पॉइंट में हमने इसका ग्राफ बनाया, बी पॉइंट में 1994 से 1992 का एवरेज रेट ऑफ चेंज बताया, और सी पॉइंट्स में ये कह रहा है कि हमने 1992 का इसको एवरेज रेट चेंज बताना है। सिर्फ 1992 का तभी बता पाएंगे जब हम इसको 91 से भी चेक करेंगे। 1991 से और 1992 के दरमियान इस पर कितना चेंज आया, और सेम 1992 और 1993 के दरमियान इस पर कितना चेंज आया। यानी इस पर लेफ्ट हैंड अप्रोक्सीमेशन भी अप्लाई करेंगे और राइट हैंड भी, तो उनका जो सम होगा और उसको इसका जो हमारे पास आंसर आएगा, इसका हाफ और इसका जो आंसर आएगा इन दोनों का, उसका हाफ को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पूरा ईयर तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना। 1991 से अगर 1992 पे दरमियान कैलकुलेट करें तो ये 2 ईयर्स हो जाते हैं। तो 6 मंथ यहाँ से काउंट करेंगे और 6 मंथ यहाँ से, तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट प्रॉफिट निकल आएगा कि 1992 में कितना प्रॉफिट हमारे पास था। अब उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल पी बाई डेल टी 1991 से और 1992 के दरमियान, तो वो हमारे पास है 62 माइनस 27 1992 और माइनस 1991। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास $35,000 पर ईयर आता है। और डेल पी बाई डेल टी अगर हम 1994 और 1993 का फाइंड करते हैं, तो सॉरी 3 और 2 का, तो ये 1993 1992, तो ये हमारे पास 111 माइनस 62। इसको ये जो हमारे पास चेंज की वैल्यूज़ है ना, ये टाइम की, ये तो चलो वैसे क्लियर हो रही है, और जो ये ऊपर वैल्यूज़ हैं ये हमें तब तक क्लियर नहीं होंगी जब तक एग्जैक्ट ग्राफ नहीं प्लॉट होगा। ये तो चलो मेरे पास सॉल्व हुई पड़ी है तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ, अदरवाइज जब आप ग्राफ पेपर में पूरा ग्राफ बनाओगे तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगी वैल्यूज, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप इस तरह हल नहीं कर सकते। इसके लिए सिंपल हल यही है कि ग्राफिंग कैलकुलेटर को यूज़ कर लो, वो एक ही पॉइंट पे आपको क्लियर बताता रहेगा। 1 तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट है वो $49,000 का, इनको ऐड कर लेंगे और इनका हाफ जो होगा ना, हाफ करने के बाद वो वाला प्रॉफिट जो आएगा वो हमारे पास हमने 1992 में जनरेट किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, एक तो उसकी अप्रोक्सीमेशन के लिए उसको सॉल्व करना है, दूसरा उसका टेबल भी बनाना है, और एवरेज रेट ऑफ चेंज भी फाइंड करना है 38, 39, 40। क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 वो आप खुद ट्राई करें, अगर आपसे हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 41 से 46 वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए नहीं, यानी जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग वगैरह करनी हो, तो वो आप किसी प्रोग्रामिंग वाले टीचर से रब्ता करें। बाकी किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक्स और अल्लाह हाफिज़।